हेलो दोस्तों मेरा नाम है अजय कुमार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर आईएएस में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम जो है भौतिक विज्ञान कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र अर्थात कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। वो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है यह जानते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, ये वैद्युत फ्लक्स आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, पहले हम लोग परिभाषा के अकॉर्डिंग समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, यानी जितनी भी संख्या है वैद्युत बल रेखाओं की उनको जोड़ दो, यानी योग कर दो। तो संख्याओं की माप जो है उस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी मान लो कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, इस पर कोई काल्पनिक पृष्ठ स्थित है, ठीक। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स। यानी जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, ठीक, इनको योग कर दो और जो भी मान आएगा वही वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा, ठीक। और परिभाषा में भी यही लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वो भी कहाँ, उस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स। बात करते हैं कि इसको व्यक्त कैसे करते हैं। तो इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं, ठीक, इसे फाई से व्यक्त करते हैं। और दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, ठीक। फाई बराबर क्लोज, देखो अगर दोस्तों यहाँ पे अगर ये जो बिंदु लगा ये ना होता तो इसको कहेंगे केवल इंटीग्रेशन, लेकिन ये बिंदु लग गया इसलिए अब इसका क्या हो गया, क्लोज। ऐसे ओपन रहता पर अब बिंदु लगने के बाद जो है क्लोज इंटीग्रेशन हो गया है। ई क्या है दोस्तों, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। डी ए क्या है, अल्पतम क्षेत्रफल। केवल ए होता है यहाँ पे तो क्षेत्रफल, पर डी का मतलब कम से कम है, छोटा से छोटा क्षेत्रफल है यहाँ पे, ठीक। अब ये होगा इसका फार्मूला। अब बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है। दोस्तों, इसका मात्रक क्या होता है, देखो मात्रक निकालना एकदम सिंपल है। जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई जो है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक। आपने इसके पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ लिया है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक, इंटू जो डी ए है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक। ये इसका मात्रक हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी जो विमा निकलती है, ठीक। विमा कैसे निकाल लेंगे, पहले न्यूटन की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, ओके, एम एल टी की पावर माइनस टू इंटू जो मीटर स्क्वायर है, इसका होता है मीटर यानी लंबाई, यानी एल लेंथ, ओके, इसका होता है स्क्वायर, हो गया मीटर स्क्वायर। और जो बटे हम लोग कूलाम करेंगे, कूलाम का मात्रक क्या होता है, कूलाम का होता है 80, ठीक। तो कुल मिला के जो इसका फार्मूला निकला, यहाँ पे देख लो क्या निकला, एम, ठीक, एल यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो एल स्क्वायर हो गया, ठीक। टी की पावर ये ऊपर जाएगा एक टी तो हो जाएंगे -3, ठीक। अब बात करते हैं ए की, ए जब ऊपर जाएगा इसकी घात -1 हो जाएगी, यही इसकी विमा। तो दोस्तों, वैसे तो सब सारी जानकारी इसके बारे में हो गई, ठीक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद गॉस के नियम की बात करते हैं। पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि गॉस के नियम की। क्या होता है गॉस का नियम, ठीक। तो पहले आप लोगों को मैं परिभाषा बता देना हूँ, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाएंगे क्या है गॉस का नियम। ठीक, गॉस का नियम क्या है। देखिए गॉस का नियम क्या है, इसके बारे में आप लोग कुछ बहुत तो सुने होंगे, मतलब कि ये जो नियम है ये कक्षा 11 में भी था और मेरे हिसाब से कक्षा 10 में भी था। तो देख लो क्या होता है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई जो होता है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसके हिसाब से जो कह रहा है किसी बंद पृष्ठ गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी जो कह रहा है कि जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है किसी बंद पृष्ठ से, वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक, ये इसका फार्मूला है। तो दोस्तों इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी ए। ठीक, बराबर इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो फाई का सूत्र ये भी होता है वैद्युत फ्लक्स के हिसाब से, और ये भी होता है। तो ये इसका संबंध हो गया। ठीक, कि गॉस के नियम में और वैद्युत फ्लक्स में आखिर क्या संबंध है। तो दोस्तों यही एक संबंध है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक, देखो कूलाम के नियम का सदिश रूप आखिर है क्या, इसको जो है एक पहले एक चित्र बना लेते हैं, उसके माध्यम से समझना है। तो मान के चलो कि यहाँ एक आवेश है, एक यहाँ आवेश है, यानी एक वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक, तो पहले उसको एक चित्र बना लीजिए वैद्युत द्विध्रुव का, ठीक, जिसके बीच की दूरी r है और यहाँ पे Q1 स्थित है, यहाँ पे Q2 स्थित है। अब देखो इसी चित्र से आप लोगों का पूरा फार्मूला निकलेगा। तो यहाँ पे लिखना क्या है कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल। ठीक, यह हो गया। क्या होगा, कूलाम का नियम तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। F बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, आप देखो ये प्रतिकर्षण बल आखिर अगर हम ऐसे लिख दें तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि Q1 के द्वारा लग रहा है Q2 पर कि Q2 के द्वारा Q1 पर लग रहा है। तो दोस्तों जिस पर लगता है, यानी जैसे 2 पर लग रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और जिसके द्वारा लग रहा है वो उसको बाद में लिखेंगे 1। ठीक, जिस पर लगता है उसको पहले उस संख्या लिखने आंकिक मान 2, और जिसके द्वारा लग रहा है उसको बाद में। अब दोस्तों इसके लिए दिशा भी ज़रूरी है। तो Q1 जब Q2 पर लगाएगा दिशा ये होगी। ठीक, यानी 1 से 2 की ओर ना, तो यहाँ पे लिखेंगे R वेक्टर 1 से 2 की ओर। यहाँ पे लिख लीजिए जहाँ R वेक्टर 1 2 एकांक सदिश है। ठीक, एकांक सदिश है। ठीक, अब बात करते हैं Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल। ठीक, प्रतिकर्षण बल। अब ये क्या होगा, इसमें भी वही फार्मूला F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखो दोस्तों यहाँ पे बल Q2 के द्वारा Q1 पर लग रहा है, तो जिस पर लगता है 1 पर तो 1 पहले फिर 2, और दिशा कौन सी, इस ओर यानी 2 से 1 की ओर। तो दिशा 2 से 1 की ओर, वो भी वेक्टर के सहित। अब यहाँ भी वही बात आप लिख सकते हैं कि जहाँ R2n R वेक्टर 2n जो है एकांक सदिश है, एकांक सदिश
है। ठीक, अब देखो इसमें अब करना क्या है, अतः इसमें लिख लो नीचे दोस्तों, इसमें लिखना क्या है, अतः दोनों एकांक सदिश यानी R12 व R2n, ठीक, परस्पर विपरीत दिशा में है, परस्पर विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। ठीक, इसलिए F2n बराबर F12। दोस्तों यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है दोनों बल सिंपल इसमें ये है कि जितना बल Q1 Q2 पर लगाएगा, ठीक, उतना ही बल Q2 Q1 पर लगाएगा। ठीक, क्योंकि ये देखो दोनों धनात्मक हैं और दोनों की जो क्षमता है वो बराबर है, तो यहाँ पे बल बराबर होंगे, लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पे ये माइनस लग जाएगा। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा, सदिश रूप। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो F वेक्टर 2n प्लस F वेक्टर 12 बराबर 0, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। यही क्या हो गया इसका सदिश रूप। ओके, ये इसका सदिश रूप हो गया। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत एकदम सिंपल तरीके से बताया है मैंने। ठीक दोस्तों, अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी जिसे एक और कुछ मतलब दूसरे नाम से जाना जाता है बहुल आवेशों के बीच वैद्युत बल। तो दोस्तों इसकी पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इसके हिसाब से जो इसका जो फार्मूला यानी डेरिवेशन जो है इसकी हम लोग उत्पत्ति करेंगे, यानी इसको निकालेंगे आखिर ये फार्मूला कैसे निकलता है। तो देख लो, पहले इसकी परिभाषा देख लो। दोस्तों परिभाषा के हिसाब से क्या है कि अनेक बिंदु आवेशों के वैद्युत निकाय में किसी एक आवेश पर परिणामी वैद्युत बल जो होता है अन्य आवेशों के कारण लगने वाले इस आवेश पर लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। इसका मतलब ये है कि मान के चलो कि कोई वैद्युत निकाय है अनेक बिंदु आवेशों का, मान लो ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। ठीक, यहाँ पे मान लो Qn मान लो। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि ये कोई वैद्युत निकाय है Q1, मतलब किसी एक आवेश पर, तो Q1 पर देख लेते हैं। तो Q1 पर जो परिणामी वैद्युत बल होगा, ये जो Q1 पर ये सारे लोग यानी जितने भी ये आवेश हैं, ये आवेश जो बल इस पर लगाएंगे, ये आवेश जो हैं ये इस पर जो बल लगाएंगे उनको योग कर दो तो इस पर परिणामी वैद्युत बल आ जाएगा। इसको दूसरे कॉन्सेप्ट में समझते हैं। मान के चलो कि यहाँ कोई बॉल है, ठीक, ओके, अब इसके ऊपर 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल ऑल हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका परिणामी वेट क्या होगा यानी वज़न। तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, इसका भी वज़न, इसका भी वज़न, इसका और इसका चारों का वज़न नापेंगे। ठीक, कि इसके ऊपर कितना वज़न है, इसके ऊपर तो चारों का वज़न नापेंगे ना। उसी प्रकार यहाँ पे इस पर परिणामी वैद्युत बल जो है ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इस पे लगने वाला यानी इसके द्वारा लगने वाला और इसके द्वारा लगने वाला, इसके द्वारा और इसके द्वारा जो बल लगाएंगे ये सारे, इनका योग कर दो, सिंपल है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसका जो फार्मूला होता है निकलेगा, मान के चलो कि यहाँ पे क्या निकला, जब Q2 इस पर लगाएगा बल तो ये बल यहाँ पे F12 होगा, Q3 लगाएगा F13 होगा, Q4 लगाएगा F14 होगा। ठीक, मतलब ये इससे, ये इस ऐसे और ये ऐसे। अब जब Qn लगाएगा ये यहाँ पे F1n। ठीक, अब दोस्तों आप लोगों को ये नंबरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती होगी तो इसको मैं बता दूं। देखो
जैसे Q2 Q1 पर जब बल लगाता है तो जिस पर लगता है बल, यानी 1 पर लग रहा है तो 1 पहले लिखा जाएगा, और जो लगा रहा है 2 तो 2 बाद में लिखा जाएगा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो फार्मूला होता है F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n, ये इसका फार्मूला होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये फार्मूला आखिर निकला कैसे, ठीक। तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। फिर Q1 Q2 Q3 Q4 कामा Qn, ठीक, से मिलकर एक वैद्युत जो है एक वैद्युत निकाय बना है, वैद्युत निकाय बना है, ठीक। ठीक, इतनी आगे बात समझ में। आगे देखिए, आवेश Q1 पर, आवेश Q1 पर आवेशों Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn द्वारा लगने वाले बल क्रमशः F12 F13 F14, ठीक, और F1n है, ठीक। इतना आप लोग समझ। यहाँ पे लिखिए, अतः आवेश Q1 पर आवेशों Q2 Q3 Q4 डैश डैश Qn के द्वारा लगने वाले बलों का परिणामी बल F बराबर क्या होगा, यानी Q1 पर आवेशों Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn के द्वारा जो बल लग रहे थे उन्हीं बलों को केवल योग करना है। तो क्या होगा, F12 F13 F14 डॉट डॉट F1n, ठीक। ये इसका फार्मूला निकल आया है, ठीक। आप लोगों जो एक इसका चित्र बनाया था ये ज़रूर बनाइएगा, ठीक। ये जो है वैद्युत निकाय है अनेक बिंदु आवेशों का। तो यहाँ पे Q1 था, Q2 Q3, ठीक, Q4 और यहाँ पे Qn, यानी अनंत मान लो इसको। अब जब Q2 के द्वारा इस पर बल लगेगा तो ये F12 हो जाएगा, ठीक, और जब इसके द्वारा लगेगा तो F13 हो जाएगा, ओके। और जब इसके द्वारा लगेगा यहाँ पे तो ये क्या होगा, F14, ओके। जब Qn के द्वारा लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा F1n, ये इसके द्वारा जब लगाएगा तो F1n हो जाएगा। तो ये जो चित्र बनाए ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको बना लेना। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्या होता है, ठीक। इनमें जो समानता क्या होती है, असमानता क्या होती है, यानी कौन से गुण दोनों में होते हैं, यानी कॉमन गुण कौन कौन से होते हैं और कौन भिन्न गुण होते हैं। तो देख लो पहले, वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, यानी कंपेयर, ठीक। ऐसे देख लीजिए,
तो देखो दोस्तों, जब भी हम किन्हीं दो वस्तुओं में कंपेयर करते हैं तो उनमें जो है दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। एक क्या है, समानता, और एक असमानता। ठीक, तो पहले इसमें देखो समानता क्या होती है, यानी दोनों बलों में समानताएं क्या होती हैं। तो दोस्तों समानता में नंबर 1 लिखेंगे क्या, वर्ग का नियम आप लोग अच्छी प्रकार से जानते होंगे। तो व्यतिक्रम वर्ग का नियम जो है दोनों बलों पर लागू होता है। व्यतिक्रम वर्ग का नियम दोनों बलों पर लागू होता है। ठीक, ये पहली समानता है। दूसरी समानता क्या है, दोनों बल ठीक मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होते हैं। ठीक दोस्तों, मिलाने वाली रेखा का मतलब है कि कभी भी कोई बल लगेगा, कभी खुद में कोई वस्तु खुद में बल नहीं लगाता। ठीक, बल लगाने के लिए दो वस्तुओं का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो अगर दो वस्तुएं मान लो ये हैं, ठीक, तो इनको जो रेखा मिलाती है, ठीक, जो रेखा इनको कोई ना कोई रेखा ज़रूर मिलाती है, जो रेखा मिलाती है उसके ये दोनों बल जो है अनुदिश होते हैं, इसे मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होते हैं। अब बात करते हैं तीसरा क्या है, दोनों बल केंद्रीय बल होते हैं। ये भी एक समानता है, केंद्रीय बल होते हैं। चौथा नंबर अच्छा आप लोग देख लीजिए। तो चौथा नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या होता है कि दोनों बल, समानता की बात हो रही है दोनों में, दोनों बल संरक्षी बल होते हैं। ठीक, पांचवें नंबर में क्या लिख सकते हैं कि दोनों बल दीर्घपरासीय होते हैं, दीर्घपरासीय बल हैं। और एक लास्ट 6 नंबर में लिख सकते हैं कि कि दोनों बल जो होते हैं, दोनों बल असंपर्क बल हैं, ठीक, आप लोग इसको जल्दी से अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इसके बाद देखते हैं क्या, असमानता। दोस्तों अब बात करते हैं असमानता। ठीक, तो असमानता में पहला नंबर क्या है कि वैद्युत बल। असमानता का मतलब कि दोनों के गुण अलग अलग होंगे। ठीक, वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। इसको आप लोग समझ लीजिए, जो वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का हो सकता है, परंतु जो गुरुत्वाकर्षण बल वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसे, देखो गुरुत्वाकर्षण बल मान लो पृथ्वी पे पाया जाता है। कोई वस्तु अगर आप फेंकेंगे, ठीक, ऊपर फेंकेंगे, तो ये कभी उस वस्तु को प्रतिकर्षित यानी ऊपर
तो अपने से दूर नहीं करेगी, हमेशा अपने पास खींचेगी यानी आकर्षित करेगी। तो केवल इसमें आकर्षण गुण पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब केवल आकर्षित करने, आकर्षण प्रकृति का होता है, ये आकर्षित करता है वस्तुओं को। दूसरा नंबर क्या है कि वैद्युत बल धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है सदैव धनात्मक होता है, ठीक। अब तीसरा नंबर क्या है देख लो, ये भी कि जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल आवेश पर निर्भर होता है, यानी वैद्युत बल को आवेश चाहिए, ठीक, इसके बिना यह नहीं होता। तो वैद्युत बल आवेश पर निर्भर होता है, ठीक। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक। अब आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर अभी 3 पॉइंट और बचे, मतलब 3 तक हैं और 6 पॉइंट लिखाने थे, तो जल्दी से इसको पहले नोट कर लो आप लोग। चौथा पॉइंट क्या है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है, ठीक, अधिक प्रबल होता है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ही बात है, ठीक। और बात करते हैं जो वैद्युत बल होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल जो होता है, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ठीक। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, वो है 6 नंबर, ठीक। दोस्तों आप लोगों को पहले ऐसे समझा दे रहा हूँ कि जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से, मान के चलो कि कोई 2 प्रोटॉनों के बीच अगर ये बल लगेंगे, 2 प्रोटॉनों के बीच अगर ये जो बल लगेंगे, तो जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है। 2 प्रोटॉनों के बीच अगर लगेंगे, मतलब 2 प्रोटॉनों के बीच अगर वैद्युत बल लगे और फिर गुरुत्वाकर्षण बल लगे, तो इनमें अगर बात हो कि कौन अधिक प्रबल है, तो जो वैद्युत बल होगा, प्रोटॉनों के बीच जो वैद्युत बल होगा 10⁻36 गुना अधिक होगा। और अगर बात करें 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच जो वैद्युत बल होगा, क्योंकि वैद्युत बल हमेशा ही प्रबल होता है, तो वैद्युत बल जो होगा 10⁻43 गुना अधिक होगा गुरुत्वाकर्षण बल से, वो भी इलेक्ट्रॉनों के बीच में। तो यहाँ पे अगर लिखें दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से
गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना होता है, ठीक। तथा 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना होता है, ठीक। तो दोस्तों ये था लास्ट, ठीक। आप लोग इसको पहले लिख लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों आज के लिए बस अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और अपने आसपास के पड़ोसियों को, ठीक। और हमारे चैनल नॉलेज फॉर IAF को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो इसके बाद अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक। धन्यवाद।